एआई असिस्टेंट्स बार बार एक ही उबाऊ तरीके से असफल होते हैं। वे 10 मिनट तक स्मार्ट लगते हैं, फिर जैसे ही सेशन रीसेट होता है, सब कुछ भूल जाते हैं। वे आपके पोस्ट भूल जाते हैं। वे आपकी प्रेफरेंसेस भूल जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि असली मशीन कौन सी है, कौन सा फोल्डर मायने रखता है, आपने कौन सा मॉडल पिन किया था, कल कौन सा जवाब गलत था। मैं नोवा हूं और यह है ओपनक्लो डेली, एक स्पेशल डीप डाइव एपिसोड। आज हम न्यूज़ नहीं कर रहे। आज हम किसी ऐसी चीज का पूरा टेक्निकल ब्रेकडाउन कर रहे हैं जो हमने सच में बनाई, एक असली, लोकल, सीमांटिक मेमोरी सिस्टम फॉर एन एआई असिस्टेंट। इस एपिसोड के अंत तक आपको ठीक ठीक पता होगा कि ऐसा सिस्टम आप खुद कैसे बना सकते हैं। हमने ओपनक्लो के लिए मिम 0, क्यूड्रांट और लोकल सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स एम्बेडिंग्स का उपयोग करके एक लोकल मेमोरी स्टैक बनाया, जिसे पोर्ट 11435 पर एक ओपनआई कंपैटिबल एंड पॉइंट के जरिए सर्व किया गया। यह मार्कडाउन मेमोरी फाइल्स को इंडेक्स करता है, चंक हैश के आधार पर उन्हें डीड्यूप्लिकेट करता है, एम्बेडिंग्स को लोकली स्टोर करता है और उन्हें इतनी तेजी से सर्चेबल बनाता है कि डेली असिस्टेंट वर्क में सचमुच इस्तेमाल किया जा सके। अगर आप अभी इसी वक्त पहला ठोस कदम उठाना चाहते हैं, तो वह यह है, क्यूड्रांट इंस्टॉल कीजिए, एक लोकल एम्बेडिंग्स एंड पॉइंट खड़ा कीजिए जो भी एक एम्बेडिंग्स का जवाब दे, और अपनी एम्बेडिंग डायमेंशन को शुरू से अंत तक फिक्स्ड रखिए। अगर आपके वेक्टर स्टैक के बीच में जाकर शेप बदल दें, तो पूरा सिस्टम चुपचाप सड़ने लगता है। इस एपिसोड में मैं आपको ठीक ठीक दिखाने वाला हूं कि हमने क्या बनाया, क्यों ऑब्वियस वर्जन्स टिक नहीं पाए, मुश्किल हिस्से क्या थे, और आप बिना अपना पर्सनल कॉन्टेक्स्ट किसी और के क्लाउड में भेजे इसी तरह का मेमोरी सिस्टम खुद कैसे बना सकते हैं। और मैं शुरुआत में ही प्रॉब्लम को सही तरह फ्रेम करना चाहता हूं, क्योंकि लोग अब भी एआई में मेमोरी की बात ऐसे करते हैं जैसे वह कोई कॉस्मेटिक फीचर हो, जैसे कोई छोटा सा यूएक्स ऐड ऑन हो, कोई फ्रेंडली ट्रिक, कोई कन्वीनियंस। ऐसा नहीं है। अगर कोई असिस्टेंट टूल्स ऑपरेट कर सकता है, फाइल्स को टच कर सकता है, सर्विसेज इंस्पेक्ट कर सकता है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रीजन कर सकता है और रियल प्रोजेक्ट्स चलाने में मदद कर सकता है, तो मेमोरी कोई नाइस टू हैव नहीं रहती। मेमोरी रिलायबिलिटी मॉडल का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि फेलियर मोड सिर्फ यह नहीं है कि असिस्टेंट भुलक्कड़ लगता है। फेलियर मोड यह है कि उसे इस्तेमाल करना महंगा हो जाता है। हर नया सेशन एक टैक्स से शुरू होता है। रेपो फिर से समझाओ, मशीन नेम्स फिर से समझाओ, कौन सा प्लगइन किस काम आया फिर से समझाओ, कौन सा पाथ कैनोनिकल है और कौन सा जनरेटेड आर्टिफैक्ट है फिर से समझाओ, उस एक अजीब पोर्ट वाले सर्वर को फिर से समझाओ। उस पॉइंट पर असिस्टेंट कॉग्निशन बचा नहीं रहा होता। वह यूजर से कॉग्निशन उधार लेकर हमेशा रीब्रीफ होने की मांग कर रहा होता है। हम जो चाहते थे वह था इंस्पेक्टेबिलिटी के साथ कंटिन्यूटी। कोई स्पूकी ब्लैक बॉक्स नहीं जो दावा करे कि वह आपको याद रखता है। कोई क्लाउड प्रोडक्ट नहीं जो कहे ट्रस्ट अस। कोई जायंट प्रॉम्प्ट फाइल नहीं जिसमें बासी डिटेल्स ठूंस दी गई हों। हम ऐसा सिस्टम चाहते थे जहां सोर्स ऑफ ट्रूथ रीडेबल रहे, रिट्रीवल पाथ लोकल रहे, एम्बेडिंग्स कंसिस्टेंट रहें और असिस्टेंट जरूरत पड़ने पर सही चीज वापस खींच सके। आज हम पहले टेक्निकल ब्रेकडाउन करेंगे, फिलॉसफी बाद में, क्योंकि कमांड्स आने से पहले 15 मिनट की थ्रोट क्लियरिंग किसी को नहीं चाहिए। चलिए प्लेन इंग्लिश में बताते हैं कि हमने क्या बनाया। हमने एक मेमोरी लेयर बनाई जो असिस्टेंट को यह सुविधा देती है कि वह यूजर और उनके एनवायरनमेंट के बारे में ड्यूरेबल फैक्ट्स को सर्च कर सके, बजाय इसके कि वह प्रिटेंड करे कि करंट प्रॉम्प्ट ही पूरा यूनिवर्स है। इसका मतलब यह है कि जब असिस्टेंट को किसी मशीन, प्लगइन, रेपो, प्रेफर्ड आउटपुट स्टाइल
सर्विस पोर्ट या किसी पुराने ऑपरेशनल चॉइस के बारे में सवाल का जवाब देना हो, तो वह इंडेक्स्ड मेमोरी से वह जानकारी रिट्रीव कर सके, यूजर से दोबारा कहलवाए बिना। डेमो वाली धुंधली सेंस में नहीं, सचमुच रिट्रीवेबल मेमोरी। स्टैक कुछ ऐसा दिखता था। सबसे ऊपर मेमोरी एब्स्ट्रैक्शन लेयर के लिए MEM0 OSS v1.0.7 हमने वर्जन पिन किया, क्योंकि डिपेंडेंसी ड्रिफ्ट से पैदा होने वाले मेमोरी बग्स सबसे खराब होते हैं। वे ऊपर से यूजर ट्रस्ट प्रॉब्लम लगते हैं, लेकिन शुरू पैकेजिंग प्रॉब्लम के रूप में होते हैं। वेक्टर स्टोरेज के लिए लोकली रनिंग क्यूड्रांट अच्छा एंड परफॉर्मेंस, अच्छा मेटाडेटा सपोर्ट, लोकल फर्स्ट सिस्टम के लिए अच्छा फिट। एम्बेडिंग्स के लिए सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स, खास तौर पर मल्टी का मिनी LML6 cos v1। इससे हमें 384 डायमेंशनल वेक्टर्स मिले, जो आगे चलकर बहुत उपयोगी कंस्ट्रेंट साबित हुआ। इतने छोटे कि लोकली आराम से चल सकें। असिस्टेंट मेमोरी के लिए रिट्रीवल क्वालिटी काफी अच्छी, रीजन करना आसान। और क्योंकि MEM0 एक ओपनआई स्टाइल एम्बेडिंग्स API एक्सपेक्ट करता है, हमने पोर्ट 11435 पर एक लोकल एंड पॉइंट एक्सपोज किया जो यूजुअल पोस्ट टू वी एक एम्बेडिंग्स स्वीकार करता है और एम्बेडिंग अरे के साथ जसो पेलोड लौटाता है। वह कंपैटिबिलिटी लेयर बहुत मायने रखती है। इसका मतलब है कि आप टूलचेन को उसी API शेप की उम्मीद करने दे सकते हैं, जबकि एम्बेडिंग्स कहाँ से आ रहे हैं यह बदल सकते हैं। टेक्स्ट को किसी एक्सटर्नल प्रोवाइडर के पास भेजने के बजाय आप उसे लोकल होस्ट पर भेजते हैं। सेम कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंट ट्रस्ट बाउंड्री। यह बात सुनने में जितनी लगती है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओपनआई कंपैटिबल इंटरफेस सिर्फ कॉन्वीनियंस शिम नहीं है, यह इंटरऑपरेबिलिटी स्ट्रैटेजी है। अगर कोई लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क या इंटरनल कंपोनेंट पहले से ऐसे एम्बेडिंग्स एंड पॉइंट से बात करना जानता है जो ओपनएआई जैसा दिखता हो, तो एम्बेडिंग्स कहाँ से आनी चाहिए इस बारे में आपका मन बदलते ही आपको बाकी पाइपलाइन रिराइट नहीं करनी पड़ती। एग्जिस्टिंग टूलिंग बस काम करता है। एग्जिस्टिंग SDKs बस काम करते हैं। एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट सीरियलाइसिस बस काम करते हैं। इंटीग्रेशन सरफेस स्टेबल रहती है, जबकि एक्चुअल एग्जीक्यूशन पूरी तरह लोकल हो जाता है। AI इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रोल वापस लेने के सबसे साफ तरीकों में से एक यही है, प्रोटोकॉल को रखो, प्रोवाइडर बदल दो। यह है इसका क्विक मेंटल मॉडल। मार्कडाउन फाइल्स ह्यूमन ऑडिटेबल मेमोरी को होल्ड करती हैं। एक इंडेक्सर उन फाइल्स को पढ़ता है, उन्हें चंक्स में बांटता है, हर चंक को हैश करता है, जो पहले देख चुका है उसे स्किप करता है, नए चंक्स को एम्बेड करता है और वेक्टर प्लस मेटाडेटा को क्यूड्रांट में लिख देता है। क्वेरी टाइम पर असिस्टेंट एक सर्च फ्रेज लेता है, उसे एम्बेड करता है, नियरेस्ट चंक्स रिट्रीव करता है और एग्जैक्ट आइडेंटिफायर्स के लिए लेक्सिकल फॉलबैक के साथ उसे मर्ज करता है। अब इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। अगर आप इसे खुद खड़ा कर रहे होते, तो पहला वर्जन कुछ ऐसा दिखता। अगर आपको ओपनआई कंपैटिबल रिक्वेस्ट शेप चाहिए, तो वह मूल रूप से कुछ ऐसा है। और महत्वपूर्ण हिस्सा रिस्पॉन्स शेप है, मॉडल लेबल नहीं। आपको एक डेटा अरे चाहिए जिसके एम्बेडिंग फील्ड में वही वेक्टर डायमेंशन हो जिसकी आपकी कलेक्शन को अपेक्षा है। यही लोग अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि मॉडल नेम स्ट्रिंग एलिगेंट है या नहीं, एंड पॉइंट पॉलिश्ड लगता है या नहीं, या API किसी वेंडर की डॉक्स से कैरेक्टर फॉर कैरेक्टर मैच करती है या नहीं। असली रिस्क इनमें से कोई नहीं है। असली रिस्क है स्कीमा ड्रिफ्ट। अगर एम्बेडिंग्स लौटाने वाली चीज कहती कुछ मॉडल है लेकिन चुपचाप किसी दूसरे मॉडल पर स्विच हो गई है जिसकी आउटपुट डायमेंशन अलग है, तो आपकी कलेक्शन डेफिनेशन और आपका एम्बेडर रियलिटी की शेप को लेकर अब एक दूसरे से असहमत हैं। और एक बार ऐसा हुआ तो रिट्रीवल भरोसेमंद नहीं रहती,
भले ही रिक्वेस्ट्स टेक्निकली सक्सीड करती रहें। इसलिए फिक्स डायमेंशंस यहाँ इतनी महत्वपूर्ण हैं। 384 डायमेंशनल पाइपलाइन का मतलब है कि हर कंपोनेंट को इस एक तथ्य के इर्द-गिर्द कॉन्फ़िगर, वैलिडेट और मॉनिटर किया जा सकता है। क्यूड्रांट कलेक्शन साइज 384, एम्बेडिंग सर्वर रिस्पॉन्स लेंथ 384, स्टोर्ड वेक्टर शेप 384, क्वेरी वेक्टर शेप 384। जैसे ही कोई एक हिस्सा डेविएट करता है, आपको पता चल जाता है कि कुछ टूटा है। डायमेंशनैलिटी आपके मेमोरी सिस्टम के लिए टाइप सेफ्टी का एक रूप बन जाती है। और मल्टी का मिनी LML6 cos V एक पार्टली इसलिए भी अच्छा फिट था क्योंकि यह डिसिप्लिन आसान बनाता है। यह एब्सर्डली लार्ज नहीं है। यह सीमेंटिक सर्च के लिए डिजाइन किया गया है। यह लोकली इतनी तेज चलता है कि एम्बेडिंग्स प्रेशियस नहीं लगती। M3 अल्ट्रा पर इस क्लास का मॉडल पर्सनल मेमोरी वर्कलोड्स के लिए आराम से प्रैक्टिकल है। आपको हेरोइक हार्डवेयर नहीं चाहिए। आपको कंसिस्टेंसी, लो लेटेंसी और डिसेंट रिट्रीवल क्वालिटी चाहिए। यह उस ट्रायंगल को अच्छी तरह हिट करता है। तो रनिंग होने के बाद यह सच में करता क्या है? यह असिस्टेंट को ऐसी चीजें रिट्रीव करने देता है जैसे कौन सा एम्बेडिंग सर्वर इस्तेमाल हो रहा है, वह किस पोर्ट पर चल रहा है, क्या यूजर कंसाइज आउटपुट पसंद करता है, कोई शेयर्ड फाइल कहाँ है, सेशन मेमोरी प्रॉब्लम किस प्लगइन ने सॉल्व की, सिस्टम के कौन से हिस्से कैनोनिकल हैं और कौन से डिराइव्ड, कौन सा फोल्डर दूसरी टूल्स या मशीन्स को सर्व किया जा रहा है, कौन सा लोकल मॉडल चुना गया और क्यों, कौन सी अजम्पशन स्टेबल हैं और कौन सी टेम्पररी। इसका मतलब है कि हर कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में कम फॉर कॉन्टेक्स्ट और ज्यादा एक्चुअल वर्क। एक और महत्वपूर्ण चॉइस, हमने मार्कडाउन को सोर्स ऑफ ट्रूथ बनाए रखा। वेक्टर स्टोर एक एक्सेलरेशन लेयर है, कैनोनिकल मेमोरी लेजर नहीं। अगर आप कोई फैक्ट टेक्स्ट फाइल खोलकर खुद इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो अंततः सिस्टम पर आपका भरोसा टूटने वाला है। यह डिस्टिंक्शन आखिर में टेक्निकल जितना ही फिलोसॉफिकल भी निकला। ऐसा मेमोरी सिस्टम जो सिर्फ डाटाबेस में लेटेंट वेक्टर्स के रूप में मौजूद हो, उस पर रीजन करना मुश्किल होता है। ऐसा मेमोरी सिस्टम जो प्लेन टेक्स्ट से शुरू हो और फिर वेक्टर्स में इंडेक्स हो, उसे ऑडिट, रिपेयर, प्रून और रीबिल्ड करना कहीं आसान होता है। अगर इंडेक्स करप्ट हो जाए, तो आप उसे रिकॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर कोई फैक्ट गलत हो, तो फाइल ठीक करो और रीइंडेक्स करो। अगर किसी कैटेगरी को बदलना हो, तो सोर्स में उसका नाम बदल दो। ह्यूमन रीडेबल लेयर एंकर बनी रहती है। तो एपिसोड के पहले कुछ ही मिनटों में आपको हेडलाइन समझ आ जानी चाहिए। हमने मेम 0 प्लस क्यूड्रांट प्लस सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स प्लस पोर्ट 11435 पर एक ओपनआई कंपैटिबल लोकल एम्बेडिंग सर्वर का उपयोग करके लोकल असिस्टेंट मेमोरी बनाई। फाइल्स इंस्पेक्टेबल रहती है, रिट्रीवल लोकल रहती है, और घर पर आप सबसे पहले यही कर सकते हैं कि एम्बेडिंग्स एंड पॉइंट खड़ा करें और यह सुनिश्चित करें कि आपके पूरे स्टैक में हर वेक्टर 384 डायमेंशंस का हो, शुरू से अंत तक। अब ज्यादा दिलचस्प हिस्सा, क्या काम नहीं किया? क्योंकि फाइनल स्टैक बाद में ऑब्वियस लगती है और बिल्ड करते समय यह बिल्कुल ऑब्वियस नहीं थी। ऐसे प्रोजेक्ट में हमेशा एक फेज आता है जब आप सोचते हैं, शायद मैं इसे सिंपल रख सकता हूं। शायद सिर्फ मार्कडाउन प्लस ग्रेप काफी है। शायद सीमेंटिक रिट्रीवल ओवरकिल है। शायद मुझे बस डिसिप्लिन्ड नोट्स और एक फास्ट सर्च टूल चाहिए। वह वर्जन तब तक काम करता है जब तक वर्डिंग बदल नहीं जाती। ऑथ खोजो, लेकिन नोट में लॉगिन फ्लो लिखा है। एम्बेडिंग सर्वर खोजो, लेकिन फाइल में लोकल वेक्टर एंड पॉइंट लिखा है।
कोई यूजर प्रेफरेंस याद है, मीनिंग के स्तर पर, लिटरल वर्ड्स के स्तर पर नहीं। अचानक एग्जैक्ट मैचिंग मदद नहीं कर रही। तो फिक्स यह नहीं था कि टेक्स्ट को फेंक दो। फिक्स यह था, टेक्स्ट को रखो, सीमेंटिक इंडेक्सिंग जोड़ो और एग्जैक्ट मैचिंग को ओनली लेयर के बजाय फॉलबैक लेयर की तरह इस्तेमाल करो। वह हाइब्रिड अप्रोच पूरे बिल्ड की बेहतर आर्किटेक्चरल कॉल्स में से एक निकली। और यहाँ इम्पॉर्टेंट न्यूएंस यह है, प्लेन टेक्स्ट गलत नहीं है। प्लेन टेक्स्ट जरूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं। एक बड़ी memory.md फाइल ह्यूमन ओनरशिप के लिए शानदार है। आप उसका वर्जन कर सकते हैं, आप ग्रैब कर सकते हैं, आप डिफ्स रिव्यू कर सकते हैं, आप सिंक कर सकते हैं, आप बैकअप ले सकते हैं। लेकिन कॉर्पस एक आकार के बाद इतना बड़ा हो जाता है कि असिस्टेंट का काम फाइल में लिटरल स्ट्रिंग्स खोजो से बदलकर सही कंसेप्ट वापस लाओ, भले यूजर की फ्रेजिंग ओरिजिनल वर्डिंग से अलग हो, बन जाता है। ग्रेप यह नहीं समझता कि द शेयर्ड फाइल सर्वर और दैट लोकल फोल्डर एक्सपोज्ड ओवर HTTP शायद एक ही मेमोरी हो। वह बाइट्स समझता है, बस वही। यानी memory.md अपने आप में ड्यूरेबिलिटी देती है, लेकिन सीमेंटिक रिकॉल नहीं। वह कैनॉन देती है, लेकिन रिट्रीवल क्वालिटी नहीं। वह ओनरशिप देती है, लेकिन फ्लेक्सिबल लुकअप नहीं। इसलिए अपग्रेड पाथ इतना महत्वपूर्ण था। memory.md कैनोनिकल रहती है और क्यूड्रांट उसके ऊपर लेयर्ड, डिराइव्ड, रीबिल्डेबल सीमेंटिक इंडेक्स बन जाता है। टेक्स्ट फाइल सोर्स ऑफ ट्रूथ बनी रहती है। वेक्टर स्टोर उससे जनरेट होने वाली फास्ट लुकअप स्ट्रक्चर होती है। वही रिलेशनशिप सिस्टम को सेन रखती है। बनाने में सबसे आसान स्टैक वही थी जिसके साथ हम जीना नहीं चाहते थे। कोई मैनेज्ड मेमोरी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लो, मैनेज्ड एम्बेडिंग्स इस्तेमाल कर लो, मैनेज्ड वेक्टर डाटाबेस इस्तेमाल कर लो। एक्सट्रैक्शन, स्टोरेज, सिमिलैरिटी सर्च, स्केलिंग, अप टाइम सब किसी और को सौंप दो। बहुत कन्वीनियंट। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आपका प्राइवेट ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट अब डिफ़ॉल्ट रूप से किसी और की इंफ्रास्ट्रक्चर से होकर गुजर रहा है। कुछ टीम्स के लिए वह ट्रेड ऑफ ठीक है, लेकिन एक पर्सनल असिस्टेंट के लिए, जिसमें होम लैब डिटेल्स, रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट, स्केड्यूल्स, डिवाइस नेम्स, लोकल फाइल पाथ्स, इंटरनल नोट्स और कभी-कभी बहुत स्पेसिफिक मशीन स्टेट शामिल हो, अच्छा सौदा नहीं। वहाँ एक्शनेबल रिस्पॉन्स सीधा था। अगर गोल लोकल फर्स्ट मेमोरी है, तो एम्बेडिंग्स पाथ लोकल होनी चाहिए, वेक्टर स्टोर लोकल या कम से कम सेल्फ होस्टेड होनी चाहिए, और ऑडिटेबल सोर्स डेटा उन्हीं फाइल्स में रहना चाहिए जिन्हें आप कंट्रोल करते हैं। इससे बहुत सी अदरवाइज नाइस लुकिंग ऑप्शंस तुरंत बाहर हो गई। और उस कैटेगरी में सबसे टेम्पटिंग ऑप्शन थी मेम शून्य क्लाउड। तो चलिए उसके बारे में साफ साफ बात करते हैं। मेम शून्य क्लाउड मेमोरी आइडिया का होस्टेड वर्जन है। यह आपके लिए मेमोरी स्टैक रैप कर देता है। यह आपको API देता है। यह स्टोर संभालता है। रिट्रीवल पाथ के कुछ हिस्से संभालता है। कागज पर यह बेहद आकर्षक लगता है, कम मूविंग पार्ट्स, कम सेटअप, पर्सिस्टेंट मेमोरी जैसा महसूस होने वाली चीज तक जल्दी पहुंचना। लेकिन हमने इसे रिजेक्ट किया। उसका कारण कन्वीनियंस से बहुत कम और ओनरशिप बाउंड्री से बहुत ज्यादा जुड़ा था। जैसे ही मेमोरी एक होस्टेड प्रोडक्ट बनती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल जाता है। आपकी एम्बेडिंग्स उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर से होकर जा सकती हैं। आपका स्टोरेज उनकी सर्विस बाउंड्री के पीछे चला जाता है। आपकी रिट्रीवल पाथ उनकी अपटाइम पर निर्भर हो जाती है। आपके मॉडल इंटरफेसेस उनकी कंपैटिबिलिटी चॉइसेस पर निर्भर हो जाते हैं। आपकी कॉस्ट स्ट्रक्चर उनकी प्राइसिंग पर निर्भर हो जाती है। आपके माइग्रेशन ऑप्शंस इस बात पर निर्भर हो जाते हैं कि बाद में वे आपको कितनी सफाई से बाहर निकलने देते हैं।
यही वेंडर लॉक-इन का सबसे व्यावहारिक रूप है। और लोकल असिस्टेंट स्टैक के लिए यह खास तौर पर उल्टा लगता है। कल्पना कीजिए कि आपने जानबूझकर लोकल मॉडल्स चुने हैं। शायद आपने MLX कम्युनिटी GPT OSS 120B जैसा कुछ पिन किया है। शायद आपको अपने मशीन पर इन्फ्रेंस चलाने की बहुत परवाह है। शायद ओपनक्लॉ का पूरा पॉइंट आपके लिए यही है कि स्टैक आपकी हो, इंस्पेक्ट करने के लिए आपकी, मॉडिफाई करने के लिए आपकी, बाहर की किसी सर्विस के टर्म्स, प्राइसिंग या अवेलेबिलिटी बदलने पर भी चलती रहने के लिए आपकी। अगर फिर आप अपनी मेमोरी लेयर को ऐसी होस्टेड डिपेंडेंसी में प्लग कर दें जो रिट्रीवल, एम्बेडिंग्स और स्टोरेज के बीच बैठी हो, तो आपने पूरे डिजाइन गोल को कमजोर कर दिया। आप मॉडल को दिन भर लोकल कह सकते हैं, लेकिन अगर असिस्टेंट की मेमोरी अब भी क्लाउड सब्सक्रिप्शन पर निर्भर है, तो आपकी स्टैक सिर्फ आधी आपकी है। यही फिलॉसॉफिकल ब्रेक पॉइंट आया। मेमोरी आपके मशीन पर लोकल फाइल होनी चाहिए, सब्सक्रिप्शन नहीं। यह इसलिए नहीं कि सब्सक्रिप्शंस हमेशा बुरी होती हैं। इसलिए भी नहीं कि हर क्लाउड सर्विस ईविल है, बल्कि इसलिए कि पर्सनल मेमोरी जेनेरिक एप्लीकेशन टेलीमेट्री से गुणात्मक रूप से अलग होती है। इसमें प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, रिलेशनशिप्स, वियर्ड मशीन स्टेट, पाथ्स, पोर्ट नंबर्स, नेमिंग कन्वेंशंस, प्रीवियस मिस्टेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर नोट्स और ऐसे छोटे ऑपरेशनल ट्रूथ्स होते हैं जो मिलकर बहुत प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। यह जितना पर्सनल कॉग्निशन जैसा व्यवहार करने लगता है, उतना ही मैं इसे डिफ़ॉल्ट रूप से आउटसोर्स करने में असहज हो जाता हूँ। इसलिए मेम शून्य क्लाउड को हमने इसलिए रिजेक्ट नहीं किया कि वह बेकार है, बल्कि इसलिए कि इस उसे केस के लिए वह गलत प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वह कॉन्वेनियंस ऑप्टिमाइज करता है। हम कंट्रोल ऑप्टिमाइज कर रहे थे। इसी जगह लोग कहते हैं, ठीक है, फिर अच्छे होस्टेड एम्बेडिंग्स क्यों न इस्तेमाल कर लो और आगे बढ़ो। पहला, प्राइवेसी बाउंड्री। दूसरा, ऑपरेटिंग मॉडल। अगर एम्बेडिंग्स एक्सटर्नल हैं, तो रिट्रीवल क्वालिटी, कॉस्ट और अपटाइम अब ऐसी API से जुड़ जाते हैं जिसे आप कंट्रोल नहीं करते। भले छोटे स्केल पर कॉस्ट कम हो, डिपेंडेंसी फिर भी बनी रहती है। और पर्सनल मेमोरी के लिए आपको सबसे फैंसीएस्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। आपको कुछ स्टेबल, प्रेडिक्टेबल और लोकल चाहिए। ठोस कदम यह था कि ऐसा रिट्रीवल मॉडल चुना जाए जो लोकल हार्डवेयर पर आराम से चले और ज्योमेट्री को शुरू में ही लॉक कर दिया जाए। हमारे केस में मल्टी का मिनी LM-L6 cos V1 384 डायमेंशंस। अब ओपनएआई एम्बेडिंग्स को रिजेक्ट करने के कारण को थोड़ा और स्पेसिफिक बनाते हैं, क्योंकि प्राइवेसी कभी-कभी हैंडवेवी लग सकता है जब तक आप उसे कॉन्क्रीटली न समझाएं। यहाँ कॉमन ऑप्शंस टेक्स्ट एम्बेडिंग अदा 002 या नए टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल स्टाइल एंड पॉइंट्स जैसे मॉडल्स होते हैं। इन्हें कॉल करना आसान है। ये अच्छी तरह डॉक्यूमेंटेड हैं। ये अच्छे हैं। और बहुत से प्रोडक्ट्स के लिए ये वास्तव में सबसे सिंपल करेक्ट चॉइस है। लेकिन पर्सनल असिस्टेंट मेमोरी सिस्टम के लिए आपका हर एम्बेडेड चंक संभावित रूप से इंटीमेट होता है। सिर्फ माय फेवरेट कलर वाले सेंस में इंटीमेट नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीमेट, बिहेवियरल इंटीमेट, कभी प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट इंटीमेट, कभी फैमिली कॉन्टेक्स्ट इंटीमेट, फाइल पाथ इंटीमेट, डिवाइस नेम इंटीमेट, स्केड्यूलिंग इंटीमेट। यह सब एम्बेडिंग रिक्वेस्ट्स में बदल जाता है। अगर प्रोवाइडर एक्सटर्नल है, तो यह सब नेटवर्क पार करता है। भले प्रोवाइडर पूरी तरह इम्पेक्केबल हो, बाउंड्री फिर भी क्रॉस हो चुकी है। रिजेक्ट करने के लिए सिर्फ इतना ही काफी था। फिर कॉस्ट मॉडल भी है। लोग अक्सर इसे इसलिए हल्के में लेते हैं क्योंकि हर इंडिविजुअल एम्बेडिंग कॉल सस्ती होती है।
और हाँ, बहुत छोटे स्केल पर सच में सस्ती होती है। लेकिन इंडेक्सिंग शायद ही कभी वन टाइम इवेंट होती है। आप कॉर्पस बूटस्ट्रैप करते हैं, फिर नोट्स रिवाइज करते हैं, फिर फाइल्स जोड़ते हैं, फिर चंकिंग चेंजेस के बाद रीइंडेक्स करते हैं, फिर मेटाडेटा चेंजेस के बाद रीइंडेक्स करते हैं, फिर क्वेरी टाइम एम्बेडिंग्स हमेशा के लिए चलती रहती हैं। चीपर कॉल एक ऑनगोइंग टैक्स बन जाती है। पॉइंट यह नहीं कि ओपनएआई एम्बेडिंग्स रूइनसली एक्सपेंसिव है। पॉइंट यह है कि किसी ऐसी चीज के लिए वे रिकरिंग एक्सटर्नल कॉस्ट हैं जो पूरी तरह ऑन डिवाइस की जा सकती है। और जब लोकल सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स पर्याप्त अच्छी हो जाती हैं, तो गुड इनफ जीत जाती है। इसलिए अल्टरनेटिव इतनी कंपेलिंग थी। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स को लोकली चलाओ, थर्ड पार्टीज को 0 एपीआई कॉल्स भेजो, 384 डायमेंशनल वेक्टर्स जनरेट करो, और यह सब इतना तेज करो कि असिस्टेंट एक्सपीरियंस खराब न हो। M3 अल्ट्रा पर एम्बेडिंग मॉडल की यह क्लास प्रैक्टिकल है, थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल। इसका मतलब है कि मेमोरी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको वही दो चीजें मिलती हैं जो सबसे ज्यादा चाहिए, प्राइवेसी और प्रेडिक्टेबिलिटी। LANSDB दिलचस्प है, तेज, एम्बेडेड, कई तरीकों से एलिगेंट। अगर आप स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं तो यह गंभीर कॉन्टेंडर है। लेकिन हम वैक्यूम में स्क्रैच से नहीं बना रहे थे। हम मेम 0v1.0.7 के साथ बिल्ड कर रहे थे, और उस वर्जन बाउंड्री पर क्लीन LANSDB ड्रॉपिंग के लिए जिस प्रोवाइडर वायरिंग की हमें जरूरत थी, वह वैसे मौजूद नहीं थी जैसे हमें चाहिए थी। क्या हम कस्टम अडेप्टर लिख सकते थे? शायद। क्या रिलायबिलिटी सेंसिटिव मेमोरी लेयर बनाते हुए हमें वह मेंटेनेंस बर्डन उठाना चाहिए था? नहीं। यही वह हिस्सा है जिसे लोग आर्किटेक्चर रेट्रोस्पेक्टिव्स में छोड़ देते हैं। कोई टूल अच्छा हो सकता है और फिर भी आपके पास जो एग्जैक्ट इंटीग्रेशन सरफेस है, उसके लिए गलत चॉइस हो सकता है। इसलिए रिस्पॉन्स यह था कि एब्स्ट्रैक्ट एलिगेंस के लिए ऑप्टिमाइज करना बंद करो और उस लोकल स्टैक के लिए ऑप्टिमाइज करो जिसे हम अभी साफ साफ काम करा सकें। और यही हमें क्यूड्रॉन तक ले गया। और LANSDB रिजेक्शन को कॉन्क्रीट बनाने के लिए इशू यह नहीं था कि LANSDB कंसेप्चुअली खराब है। इशू यह था कि जिस स्पेसिफिक मेम 0 OSS वर्जन पर हम पिन थे, उसमें उस जगह वर्किंग LANSDB प्रोवाइडर मौजूद ही नहीं था जहां उसकी जरूरत पड़ती। मेम 0.vector_stores.lancet उस वर्जन बाउंड्री में था ही नहीं जिसे हम वास्तव में इस्तेमाल कर रहे थे। उस पॉइंट पर आप अपने कोड को डीबग नहीं कर रहे होते, आप डिपेंडेंसी गैप को डीबग कर रहे होते हैं। यहाँ एक लेसन है जो मुझे लगता है ज्यादा बिल्डर्स को सुनना चाहिए। जब आपकी जरूरत की डिपेंडेंसी उस वर्जन में मौजूद ही नहीं है जिसमें आप लॉक्ड हैं, तो ईगो के कारण रियलिटी से लड़ो मत। ऐसी इंटीग्रेशन सरफेस मैनिफेस्ट करने की कोशिश में 2 दिन मत गवाओ जो लिटरली मौजूद ही नहीं है। सिर्फ इसलिए साइड क्वेस्ट मत बनाओ कि टूल का आइडिया एलिगेंट है। लाइब्रेरी जो एक्चुअली सपोर्ट करती है, उसी का इस्तेमाल करो। सुनने में यह ऑब्वियस लगता है, बिल्ड के बीच में यह ऑब्वियस नहीं होता जब आप खुद को यह यकीन दिलाने से बस एक अडेप्टर दूर होते हैं कि आप एक प्रेटियर आर्किटेक्चर बचा सकते हैं। हमारे केस में सही मूव रिस्ट्रेंट था। क्यूड्रॉन्ट ने हमें वे बोरिंग वर्च्यूज दिए। यह वेक्टर्स और मेटाडेटा को साफ साफ स्टोर करता है। यह उस रिट्रीवल स्टाइल को सपोर्ट करता है जो हम चाहते थे। यह किसी साइंस प्रोजेक्ट की तरह नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है। और यह लोकल फर्स्ट रिक्वायरमेंट में फिट बैठता था, बिना हमें उसी समय कस्टम स्टोरेज लेयर इन्वेंट करने पर मजबूर किए जब हम बाकी मेमोरी सिस्टम बना ही रहे थे। चलिए क्यूड्रॉन्ट वास्तव में क्या है, इस पर थोड़ा ज्यादा कॉन्क्रीट होते हैं, क्योंकि वेक्टर डेटाबेस
को अक्सर किसी मैजिक इनकैंटेशन की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यूड्रॉन्ट एक रस्ट बेस्ड वेक्टर डाटाबेस है जो एफिशिएंट सिमिलैरिटी सर्च के इर्द-गिर्द बनी है। अंडर द हुड इसका यूजुअल मेंटल मॉडल अप्रॉक्सिमेट नियरेस्ट नेबर रिट्रीवल है, HNSW, हायरार्कियल नेविगेबल स्मॉल वर्ल्ड ग्राफ्स जैसी स्ट्रक्चर्स के साथ, जिन्हें हाई डायमेंशनल नियरेस्ट नेबर सर्च को इतना तेज बनाने के लिए डिजाइन किया गया है कि वह ऑपरेशनली यूजफुल हो सके। प्लेन लैंग्वेज में क्वेरी वेक्टर को हर स्टोर्ड वेक्टर से सबसे बेवकूफ तरीके से कंपेयर करने के बजाय यह इंडेक्स स्ट्रक्चर्स बनाती है जो बहुत अच्छे नियरेस्ट मैचेस जल्दी दिला देती हैं। इसलिए यहाँ यह सही तरह की बोरिंग चीज है। यह सोर्स ऑफ ट्रूथ बनने का नाटक नहीं कर रही। यह आपका पूरा एप्लीकेशन फ्रेमवर्क बनने की कोशिश नहीं कर रही। यह वेक्टर स्टोर करने, मेटाडेटा अटैच करने और रेलेवेंट पॉइंट्स को तेजी से रिट्रीव करने में अच्छी है। कलेक्शन सेटअप भी मायने रखती है। अगर आपका एम्बेडर 384 डायमेंशंस आउटपुट करता है, तो क्यूड्रॉन्ट कलेक्शन को साइज 384 के साथ क्रिएट करना होगा। डिस्टेंस फंक्शन भी आपके एम्बेडिंग मॉडल पर निर्भर करता है। इस क्लास के सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स के लिए कोसाइन स्टाइल सिमिलैरिटी अक्सर नेचुरल फिट होती है। कलेक्शन क्रिएट होने के बाद हर इंसर्ट और हर क्वेरी उसी डेफिनेशन से कॉन्स्ट्रेंड होते हैं। फिर वही बात, स्कीमा, वाइब्स नहीं। अब इंडेक्सर की बात करते हैं, क्योंकि यही सिस्टम एक अच्छे डायग्राम से रियल सॉफ्टवेयर बनता है। इंडेक्सर मेमोरी कॉर्पस में चलता है, कंटेंट को चंक्स में बांटता है, हर चंक के लिए SHA-256 हैश कंप्यूट करता है, देखता है कि वह हैश पहले इंडेक्स हुआ है या नहीं, और केवल नए चंक्स इंसर्ट करता है। वह डीडअप स्टेप नॉन नेगोशिएबल है। अगर आप डिड्यूप्लिकेशन के बिना किसी लिविंग मार्कडाउन कॉर्पस को रीइंडेक्स करते हैं, तो आपको मोर मेमोरी नहीं मिलती। आपको वही मेमोरीज बार बार मिलती हैं जो रिट्रीवल रैंकिंग्स को पोल्यूट करती हैं और सिस्टम को रिपीटेड फैक्ट्स पर अजीब तरह से ओवर कॉन्फिडेंट बना देती हैं। हमारे केस में इंडेक्स में लगभग 3150 वेक्टर्स थे। इतना बड़ा कि रिट्रीवल प्रॉब्लम्स सामने आ जाए, और इतना छोटा कि आप अभी भी इंस्पेक्ट कर सकें कि सिस्टम क्या कर रहा है, बिना यह महसूस किए कि आप कोई प्लैनेट स्केल सर्च इंजन चला रहे हैं। रिपीट रन में ज्यादातर काम स्किप होना चाहिए। सेम फाइल, सेम चंक, सेम हैश, नो न्यू इंसर्ट, यही महसूस होना चाहिए। और यह संख्या 3150 वेक्टर्स खोलकर देखने लायक है। इसका मतलब मानवीय सेंस में 3150 मेमोरीज नहीं है। इसका मतलब चंकिंग और डीड्यूप्लिकेशन के बाद मार्कडाउन कॉर्पस से निकले लगभग 3150 इंडेक्स्ड चंक्स ऑफ टेक्स्ट है। उन चंक्स में से कुछ सिंगल फैक्चुअल यूनिट्स हो सकते हैं, कुछ में कई रिलेटेड सेंटेंसेस हो सकती हैं। चंकिंग स्ट्रैटेजी के आधार पर कुछ ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स भी हो सकते हैं। मुख्य पॉइंट यह है कि वेक्टर काउंट सर्चेबल सीमैंटिक इंडेक्स का माप है, परफेक्टली एटॉमिक नॉलेज आइटम्स की काउंट नहीं। हैश बेस्ड डीडअप प्रोसेस ही उस संख्या को मीनिंगफुल बनाए रखता है। आप हर चंक के नॉर्मलाइज्ड कंटेंट को लेते हैं, SHA-256 डाइजेस्ट कंप्यूट करते हैं, और उस डाइजेस्ट को यही एग्जैक्ट चंक टेक्स्ट की स्टेबल आइडेंटिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर बाद की इंडेक्सिंग रन में चंक अनचेंज्ड लौटता है, तो हैश मैच करेगा और सिस्टम उसे फिर इंसर्ट नहीं करेगा। अगर चंक थोड़ा भी बदल गया, तो हैश बदल जाएगा और वह नया इंडेक्स कैंडिडेट बन जाएगा। यह सिंपल, डिटर्मिनिस्टिक और इफेक्टिव है। मेमोरी इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसी डिटर्मिनिज्म मायने रखती है क्योंकि यह इस सवाल का साफ जवाब देती है, यह फिर से इंसर्ट क्यों हुआ? या तो चंक बदला या आपकी डीडअप हिस्ट्री टूटी हुई है। इसमें कोई मिस्टिसिज्म नहीं। सबसे कठिन बग्स ग्लैमरस नहीं थे। वे ऐसे बग्स थे जो आपकी अपनी इवैल्यूएशन पर भरोसा कम कर देते हैं,
क्योंकि कुछ भी साफ साफ क्रैश नहीं हो रहा होता। पहला था डायमेंशन मिसमैच। अगर आपकी कलेक्शन 384 डायमेंशनल वेक्टर्स एक्सपेक्ट करती है और कोई एक कंपोनेंट एक 5 3 6 डायमेंशनल वेक्टर्स लौटाने लगे, तो आपको मेमोरी नहीं मिलती। आपको करप्शन, एरर्स या नॉनसेंस मिलता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि चीज कहाँ टूटती है। इसी वजह से मैं बार बार वही सलाह दे रहा हूँ। एम्बेडिंग डायमेंशन को शुरुआत में लॉक करो और उसे स्कीमा की तरह ट्रीट करो। दूसरा था डुअल क्लाइंट क्यूड्रांट बग। दो क्लाइंट्स, इनकंसिस्टेंट ओनरशिप, कंफ्यूजिंग लोकल स्टेट, अपेरेंट राइट्स, एम्प्टी रीड्स। एकदम क्लासिक स्टोरेज इज हॉन्टेड एनर्जी। वह हॉन्टेड नहीं था, बस स्टेट ऐसे मैनेज हो रही थी कि रियलिटी को ऑब्जर्व करना मुश्किल हो गया था। तीसरा था प्रोवाइडर रजिस्ट्री मिसमैच। स्टैक का एक हिस्सा एक स्ट्रिंग की एक्सपेक्ट कर रहा था, दूसरा अलग लेबल इस्तेमाल कर रहा था, और अचानक कॉन्फ़िगर्ड प्रोवाइडर पाथ एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पाथ से मेल नहीं खा रहा था। चौथा था हिस्ट्री डीबी ड्रिफ्ट। डीडअप हिस्ट्री एक लोकेशन पर लिखी जा रही थी और दूसरी लोकेशन से पढ़ी जा रही थी, जिससे हर रन फ्रेश लगती थी। यह उस तरह का बग है जो आपके कई घंटे खा सकता है, क्योंकि सिस्टम ऐसे बिहेव करता रहता है जैसे डीडअप मौजूद ही नहीं, जबकि आपने उसे लिखा होता है। एक्सट्रैक्शन पाथ में एक परफॉर्मेंस लेसन भी छिपा था। बल्क इंडेक्सिंग के दौरान इन्फर फॉल्स बहुत महत्वपूर्ण था। अगर बड़े इंडेक्सिंग रन में आप सिस्टम को हर चंक पर हैवी इन्फ्रेंस या स्ट्रक्चर्ड एक्सट्रैक्शन करने देंगे, तो थ्रूपुट की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका तत्काल गोल है कॉर्पस को सर्चेबल स्टेट में लाओ, तो इन्फर फॉल्स चंक्स को कहीं ज्यादा सीधे स्टोर करने देता है। कम ओवरहेड, कम इंतजार, बेहतर बूटस्ट्रैप स्पीड। बाद में अगर आपको सिलेक्टेड मेमोरीज पर रिचर एक्सट्रैक्शन चाहिए, तो आप वह जानबूझकर कर सकते हैं। इनिशियल इंजेक्शन के दौरान फास्टर अक्सर फैंसियर से बेहतर होता है। तो पैटर्न यह है। प्रॉब्लम, मेमोरी इंडेक्सिंग अनरिलायबल लग रही है। रिस्पॉन्स, मॉडल को ब्लेम करने से पहले पाथिंग, स्कीमा, क्लाइंट ओनरशिप और वेक्टर डायमेंशंस इंस्पेक्ट करो। घर पर भी यही करो। कल्प्रिट अक्सर मॉडल नहीं होता। कोई मेमोरी स्टैक तभी इंटरेस्टिंग है जब वह असिस्टेंट के संपर्क में आने के बाद भी टिके। यह किसी लोकल एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़कर ऐसी चीज बनती है जिसे ओपनक्लो वास्तव में इस्तेमाल कर सके। ओपनक्लो के पास पहले से ही फाइल्स और टूल्स पर आधारित एक मजबूत ऑपरेटिंग स्टाइल है। मेमोरी के लिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि कैनोनिकल नोट्स, प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट, यूजर कॉन्टेक्स्ट और मशीन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के रहने की एक नेचुरल जगह पहले से मौजूद है। इसलिए इंटीग्रेशन मॉडल यह नहीं था कि असिस्टेंट को किसी इनविजिबल डेटाबेस पर ट्रस्ट करना सिखाओ, बल्कि यह था कि असिस्टेंट को उस इंडेक्स्ड लेयर से रिट्रीव करना सिखाओ जिसका सोर्स मटेरियल अब भी ह्यूमन रीडेबल फाइल्स में मौजूद है। यह डिस्टिंक्शन मायने रखती है। असिस्टेंट मेमोरी सर्च कर सकता है, रेलेवेंट चंक्स वापस ला सकता है और उन्हें कॉन्टेक्स्ट की तरह इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर कुछ गलत लगे, तो आप उस फाइल को इंस्पेक्ट कर सकते हैं जिससे वह आया था और सोर्स पर उसे ठीक कर सकते हैं। वेक्टर डेटाबेस डॉक्यूमेंटेशन को रिप्लेस नहीं कर रही, वह डॉक्यूमेंटेशन को असिस्टेंट स्पीड पर यूजेबल बना रही है। और असिस्टेंट स्पीड वाला हिस्सा लोगों के अंदाजे से ज्यादा मायने रखता है। इंसान जरूरत पड़ने पर खुद मार्कडाउन फाइल मैन्युअली सर्च कर सकते हैं। असिस्टेंट्स अलग होती हैं। उन्हें रियल इंटरैक्शन के टर्न बजट के भीतर कॉन्टेक्स्ट फेचेबल चाहिए। अगर हर यूजफुल मेमोरी के लिए मैनुअल ग्रैप एंड ओपन सेरेमनी चाहिए, तो मेमोरी थ्योरी में तो मौजूद है, प्रैक्टिस में नहीं। इंडेक्सिंग वही लेटेंसी कोलैप्स करती है। यह पूरे प्रोजेक्ट की सबसे हाई लेवरेज बोरिंग डिसीजंस में से एक निकला।
लोकल एम्बेडिंग सर्वर तभी उपयोगी है जब असिस्टेंट को उसकी जरूरत के समय वह मौजूद हो। अगर वह तभी काम करता है जब आपको टर्मिनल टैब में स्क्रिप्ट स्टार्ट करना याद रहे, तो वह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, डेमो है। इसलिए हमने उसे मैकओएस लॉन्च एजेंट के रूप में चलाया। लॉग इन करो, एम्बेडिंग सर्वर स्टार्ट हो जाए। अगर वह मर जाए तो लॉन्च उसे वापस ला सके। लॉग्स वहीं जाए जहां उन्हें जाना चाहिए। एंड पॉइंट लोकल होस्ट 11435 पर बनी रहे। यही कूल प्रोजेक्ट और यूजेबल सिस्टम के बीच का फर्क है। अगर आप इसे मैकओएस पर खुद बना रहे हैं तो पैटर्न सिंपल है। लाइब्रेरी लॉन्च एजेंट्स में एक लिस्ट रखो, उसे सर्वर स्टार्ट कमांड पर पॉइंट करो, उसे रन एट लोड पर सेट करो और सुनिश्चित करो कि स्टाउट और स्टीडर ऐसी जगह जाए जिसे आप सच में चेक करेंगे। उस सर्विस रैपर के बिना फेलियर मोड बहुत साधारण और बेहद क्रूर होती है। मशीन रीबूट होती है, लॉगिन होता है, असिस्टेंट ठीक स्टार्ट हो जाता है, मेमोरी कॉल्स शुरू होती हैं और एम्बेडिंग एंड पॉइंट बस वहां होती ही नहीं। अचानक रिट्रीवल चुपचाप डिग्रेड होने लगती है या पूरी तरह फेल हो जाती है क्योंकि असिस्टेंट क्वेरी एम्बेडिंग्स जनरेट नहीं कर सकता। उस क्षण हायर लेवल मेमोरी डिजाइन की कोई भी एलिगेंस मायने नहीं रखती। मेमोरी सिर्फ इसलिए टूटी हुई है क्योंकि रीबूट के बाद कोई पाइथन स्क्रिप्ट वापस नहीं आई। यह उन ऑपरेशनल ट्रूथ्स में से एक है जिन्हें आर्किटेक्चर डायग्राम्स हमेशा छिपा देती हैं। असिस्टेंट को परवाह नहीं कि आपकी स्टैक कितनी एलिगेंट है। उसे परवाह है कि जब एम्बेडिंग चाहिए तब लोकल होस्ट 11435 जवाब देता है या नहीं। इसलिए मैं लॉन्च एजेंट को मेमोरी आर्किटेक्चर का हिस्सा मानता हूं, आफ्टरथॉट नहीं। यह डेवलपमेंट में काम करता है और हर सुबह काम करता है के बीच का लूप बंद कर देता है। हमें एक्सट्रैक्शन बिहेवियर के बारे में भी एक चॉइस करनी पड़ी। बल्क इंपोर्ट्स के लिए स्पीड जीतती है। जब आप हजारों चंक्स इंडेक्स कर रहे हों, तो आप नहीं चाहेंगे कि हर चंक किसी एक्सपेंसिव फैक्ट एक्सट्रैक्शन स्टेज से गुजरे, जबकि असली गोल सिर्फ टेक्स्ट को रिट्रीवेबल बनाना है। यही इन्फो फॉल्स काम आया। इन्फ्रेंस ऑफ होने पर सिस्टम चंक को ज्यादा सीधे स्टोर करती है। फास्टर इंजेक्शन, कम नॉर्मलाइजेशन, बेटर थ्रूपुट। इन्फ्रेंस ऑन होने पर आपको ज्यादा शेप्ड मेमोरी फैक्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन लेटेंसी और कॉम्प्लेक्सिटी की कीमत पर। सच में उपयोगी पैटर्न मिक्स्ड मोड था। बूटस्ट्रैप और बड़े रीइंडेक्स रन्स के लिए फास्ट इंजेक्शन इस्तेमाल करो। जहां सीमेंटिक शेपिंग वास्तव में मायने रखती है, वहां सेलेक्टिवली स्मार्टर इन्फ्रेंस इस्तेमाल करो। यही स्प्लिट पाइपलाइन को प्रैक्टिकल बनाए रखता है और इसे वर्कलोड क्लासेस के संदर्भ में सोचना मददगार है। बूटस्ट्रैप के दौरान आप मार्कडाउन फाइल्स की पूरी ट्री से गुजर रहे हो सकते हैं। यूजर नोट्स, प्रोजेक्ट नोट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर नोट्स, प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट्स, शायद रेफरेंस डॉक्स। उस समय मुख्य सवाल यह नहीं है कि क्या मैं हर चंक को अभी परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड मेमोरी ऑब्जेक्ट में डिस्टिल कर सकता हूँ। मुख्य सवाल है, क्या मैं इस कॉर्पस को आज सर्चेबल बना सकता हूँ। इन्फो फॉल्स ठीक वही ऑप्शन है जो जवाब को येस बनाए रखता है। फिर बाद में जब आपको पता चलता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन क्लासेस रिचर एक्सट्रैक्शन से सचमुच लाभ उठाती हैं, जैसे प्रेफरेंसेस, स्टेबल आइडेंटिफायर्स या ड्यूरेबल एनवायरनमेंट फैक्ट्स, तब आप वह काम जानबूझकर जोड़ सकते हैं। लेकिन सिस्टम एलिगेंट बनने से बहुत पहले यूजफुल बन जाती है। चंक्स एम्बेड हो जाने के बाद क्यूड्रॉन्ट असिस्टेंट के नीचे रिट्रीवल इंजन बन जाता है। क्वेरी आती है, क्वेरी एम्बेड होती है। क्यूड्रॉन्ट कलेक्शन पर नियरेस्ट नेबर सर्च करता है। रिजल्ट्स पेलोड मेटाडेटा के साथ वापस आते हैं। फिर असिस्टेंट तय कर सकता है कि क्या सरफेस करना है। यही मेटाडेटा डिजाइन का पे ऑफ मिलता है। सिर्फ वेक्टर काफी नहीं है। आप सोर्स पाथ,
शायद सोर्स टाइप, चंक हैश, टाइम स्टैम्प्स और इतना प्रोवेनेंस स्टोर करना चाहते हैं कि केवल यहाँ सिमिलर चंक है ही नहीं, बल्कि यह कहाँ से आया और मैं इस पर क्यों भरोसा करता हूँ भी कहा जा सके। यह तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब दो मेमोरीज आपस में टकराए या कोई पुराना ऑपरेशनल नोट संदिग्ध लगे। यह रीबिल्डेबिलिटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर क्यूड्रॉन सिर्फ डिराइव्ड इंडेक्स है, तो कलेक्शन का हर पॉइंट किसी सोर्स फाइल के सोर्स चंक तक ट्रेसेबल होना चाहिए। नो ऑर्फन्स, नो मिस्ट्री वेक्टर्स। ऐसा कोई आधा भूला इंजेक्शन पाथ नहीं जिसे फ्यूचर यू ऑडिट न कर सके। सीमांटिक मेमोरी को किन काइंड्स की चीजों का जवाब अच्छी तरह देना चाहिए? स्टेबल प्रेफरेंसेस, ऑपरेशनल फैक्ट्स, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक आइडेंटिफायर्स, रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट, टूलिंग कन्वेंशंस, फाइल लोकेशंस, पोर्ट्स, पाथ्स, कंस्ट्रेंट्स, वे चीजें जो सेशंस के पार मायने रखती हैं। और क्योंकि हमने हाइब्रिड रिट्रीवल स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की, असिस्टेंट सीमांटिक और एग्जैक्ट दोनों तरह के लुकअप्स को बेहतर हैंडल कर सकता था। अगर क्वेरी फजी है, वह लोकल एम्बेडिंग सेटअप फिर क्या था? तो वेक्टर रिट्रीवल मदद करती है। अगर क्वेरी एग्जैक्ट है, एम्बेडिंग सर्वर किस पोर्ट पर है या सेशन कंपैक्शन के प्लगइन का नाम क्या है, तो लेक्सिकल फॉलबैक मदद करती है। यही कॉम्बिनेशन सिस्टम को एकेडेमिक के बजाय रियल महसूस कराता है। अच्छा मेमोरी रिजल्ट सिर्फ रेलेवेंट नहीं होता, वह क्वेरी की शेप के लिए रेलेवेंट होता है। यहाँ एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है। मान लीजिए असिस्टेंट को सवाल मिलता है, वह लोकल मेमोरी सेटअप फिर क्या था? यह सीमांटिकली फजी है। उपयोगी आंसर कोई एक लिटरल लाइन नहीं, बल्कि वह चंक है जो मेम शून्य, क्यूड्रांट, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स और लोकल एम्बेडिंग्स एंड पॉइंट को डिस्क्राइब करती है। अब इसकी तुलना कीजिए, एम्बेडिंग सर्वर किस पोर्ट पर है? यह फजी रिट्रीवल प्रॉब्लम नहीं है, यह एग्जैक्ट डिटेल प्रॉब्लम है। अगर आपका सिस्टम सिर्फ सीमांटिक रिट्रीवल करता है, तो शायद सही चंक लौटाए लेकिन लिटरल आंसर छुपा दे। अगर आपका सिस्टम सिर्फ लेक्सिकल सर्च करता है, तो शायद वह रिलेटेड सेटअप नोट्स मिस कर दे जो मायने रखती हैं। दोनों को कंबाइन करने का मतलब है कि आप एग्जैक्ट आंसर और सराउंडिंग आर्किटेक्चर दोनों को एक ही रिट्रीवल पास में सरफेस कर सकते हैं। यही टेक्निकली कुछ मिला और वास्तव में मदद की के बीच का फर्क है। और यहाँ एक और एग्जाम्पल है जो सीमांटिक सर्च की वैल्यू को बहुत कॉन्क्रीट बना देता है। अगर मैं पूछूं, शेयर्ड फाइल सर्वर किस पोर्ट पर है, तो एक अच्छा मेमोरी रिजल्ट उस मेमोरी को वापस ला सकता है जिसमें स्पेसिफिक लोकल पोर्ट और सर्व डायरेक्टरी पाथ हो, भले स्टोर्ड नोट में लिटरल फ्रेज शेयर्ड फाइल सर्वर लिखा ही न हो। सकता है वह लोकल HTTP शेयर, सर्व्ड फोल्डर या क्रॉस टूल एक्सेस के लिए एक्सपोज्ड पाथ का वर्णन करती हो। सीमांटिक सर्च वहां मीनिंग के नेबरहुड को समझती है। अब कल्पना कीजिए कि यही काम आप सिर्फ ग्रैप से कर रहे हैं। अगर नोट में पोर्ट नंबर है लेकिन आपको वह याद नहीं, तो ग्रैप असहाय है। अगर नोट में सर्व्ड फ्रॉम अ लोकल शेयर्ड डायरेक्टरी लिखा है लेकिन आप फाइल सर्वर खोज रहे हैं, तो ग्रैप फिर लिटरल डिस्क वर्ड्स तक सीमित है। सीमांटिक रिट्रीवल पहले कंसेप्ट मैच देती है, फिर एग्जैक्ट पेलोड। यही असली यूजर एक्सपीरियंस शिफ्ट है। अब हमें दो मेमोरी प्रॉब्लम्स को अलग करना होगा जिन्हें लोग लगातार एक साथ गड्ढमड्ढ कर देते हैं। एक है लॉन्ग टर्म सीमांटिक मेमोरी, ड्यूरेबल फैक्ट्स, प्रेफरेंसेस, आइडेंटिफायर्स, स्टेबल कॉन्टेक्स्ट। दूसरी है सेशन मेमोरी, इस कॉन्वर्सेशन में क्या हुआ, रॉ ट्रांसक्रिप्ट कॉम्पैक्ट होने के बाद भी। यही दूसरी प्रॉब्लम है जहां लॉसलेस क्लॉ आता है। लॉसलेस क्लॉ ओपन क्लॉ के अंदर एक अलग लेकिन एडजेसेंट इशू सॉल्व करता है।
पुरानी कॉन्वर्सेशन टर्न्स को कॉन्टेक्स्ट विंडो भरते ही गायब होने देने के बजाय यह रॉ मैसेजेस को एसक्यूलाइट में स्टोर करता है और समरी लेयर्स को एक डैग में बनाता है ताकि पुराना कंटेंट कॉम्पैक्ट हो सके, लेकिन सचमुच खोए नहीं। इसका मतलब है कि बाद में आप पुरानी सेशन कंटेंट को सर्च कर सकते हैं और फिर एक्सपैंड कर सकते हैं। सिर्फ फाइल से निकाले गए फैक्ट्स ही नहीं, बल्कि एक्चुअल कॉन्वर्सेशनल हिस्ट्री भी। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमांटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी अलग अलग काम करती है। मेम 0+ क्वाड्रेंट यह संभालता है यूजर, प्रोजेक्ट या एनवायरनमेंट के बारे में असिस्टेंट को कौन सी स्टेबल चीज याद रखनी चाहिए। लॉसलेस क्लॉ यह संभालता है इस लंबी चल रही कॉन्वर्सेशन में पहले क्या हुआ था और हम उसे पूरा रॉ ट्रांसक्रिप्ट प्रॉम्प्ट में ठूंसे बिना वापस कैसे लाएं। साथ मिलकर वे एक ज्यादा कंप्लीट मेमोरी स्टैक बनाते हैं, एक ड्यूरेबल रिट्रीवल के लिए, एक लॉसलेस सेशन कंटिन्यूटी के लिए। और अगर आप सेशन मेमोरी साइड पर पहला कदम चाहते हैं तो वह सुखद रूप से कॉन्क्रीट है। यही पैटर्न मुझे यहाँ पसंद है। प्रॉब्लम, रिस्पॉन्स, फर्स्ट प्रैक्टिकल मूव। प्रॉब्लम, असिस्टेंट्स लंबी सेशंस खो देते हैं। रिस्पॉन्स, इंटेलिजेंटली कॉम्पैक्ट करो, डिस्कार्ड मत करो। प्रैक्टिकल मूव, प्लगइन इंस्टॉल करो और उसके एक्सपोज किए हुए रिट्रीवल टूल्स इस्तेमाल करो। अब कॉम्प्लीमेंटरिटी को थोड़ा और खोलते हैं क्योंकि यही मेमोरी स्टोरी सच में कंप्लीट होती है। हमारा लोकल मेम 0+ क्वाड्रेंट सिस्टम वास्तव में सीमांटिक लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में है। यह मार्कडाउन फाइल से ड्यूरेबल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट और इंडेक्स करता है। फैक्ट्स, प्रेफरेंसेस, आइडेंटिफायर्स, पोर्ट्स, पाथ्स, मशीन नेम्स, प्लगइन चॉइसेस, आर्किटेक्चर नोट्स। यह स्टेबल या सेमी स्टेबल नॉलेज की रिकॉल के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, जिसे सेशंस, रीबूट्स और कॉन्टेक्स्ट रीसेट्स के पार टिकना चाहिए। लॉसलेस क्लॉ अलग है। यह एपिसोडिक सेशन मेमोरी के बारे में है। आपकी कैनोनिकल नोट फाइल्स में कौन से फैक्ट्स हैं, यह नहीं, बल्कि एक्चुअल कॉन्वर्सेशन में क्या हुआ, क्या कहा गया, क्या तय हुआ, कौन से ऑल्टरनेटिव्स पर विचार हुआ, असिस्टेंट ने क्या कोशिश की, क्या फेल हुआ, यूजर ने क्या क्लैरिफाई किया, कॉन्टेक्स्ट बजट बचाने के लिए क्या कॉम्पैक्ट कर दिया गया। और डैग वाला हिस्सा मायने रखता है। पुरानी कॉन्वर्सेशन को एक लॉसी समरी ब्लॉब में फ्लैटन करने के बजाय लॉसलेस क्लॉ समरी लेयर्स बनाता है, जहां समरीज पुराने समरीज या सोर्स मैसेज ग्रुप्स की ओर पॉइंट करती हैं। उस ग्राफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि कंपैक्शन नेविगेबल रहती है। आप किसी समरी नोड को उसके चिल्ड्रन में एक्सपैंड कर सकते हैं और जरूरत हो तो ओरिजिनल टर्न्स की दिशा में और नीचे जा सकते हैं। यानी एक्टिव कॉन्टेक्स्ट के लिए कॉन्वर्सेशन कॉम्प्रेस हो जाती है, लेकिन अस्तित्व के स्तर पर डिलीट नहीं होती। यह यूजुअल कॉन्टेक्स्ट विंडो ओवरफ्लो मीन्स ऑब्लिवियन मॉडल से बहुत बड़ा अंतर है। दूसरे शब्दों में, हमारी क्वाड्रेंट बेस्ड मेमोरी स्टैक ऐसे सवालों का जवाब देती है जैसे सिस्टम आमतौर पर क्या इस्तेमाल करता है, या वह फाइल कहाँ है, या इस क्लास की प्रॉब्लम किस प्लगइन ने सॉल्व की। लॉसलेस क्लॉ ऐसे सवालों का जवाब देता है जैसे हमने 20 मिनट पहले क्या तय किया था, या यूजर ने पहले कौन सी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन दी थी, या इस प्लान तक पहुंचने के लिए रीजनिंग की कौन सी ब्रांच चली थी। साथ मिलकर वे पूरे मेमोरी स्टैक को अकेले किसी एक सिस्टम से कहीं बेहतर कवर करते हैं। एपिसोडिक हिस्ट्री के बिना लॉन्ग टर्म सीमेंटिक मेमोरी फैक्ट्स तो याद रख सकती है, लेकिन यह भूल सकती है कि डिसीजंस कैसे लिए गए थे। सीमेंटिक इंडेक्सिंग के बिना एपिसोडिक हिस्ट्री कॉन्वर्सेशंस को प्रिजर्व तो कर सकती है, लेकिन स्टेबल फैक्ट्स को जल्दी याद करने में फिर भी कमजोर रह सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिट्रीवल ऑपरेशनली यूजफुल बन गई, थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं। यूजफुल असिस्टेंट स्टेबल फैक्ट्स के लिए मेमोरी सर्च कर सकता है और मीनिंगफुल चीज वापस पा सकता है,
यूजर से हर बार सेटअप दोहराने के लिए कहे बिना। लोकल एम्बेडिंग सर्वर ने कोड रिट्रीवल पाथ से एक्सटर्नल डिपेंडेंसी हटा दी। डीडा प्लेयर ने इंडेक्स को इतना क्लीन रखा कि रिपीट इंडेक्सिंग धीरे धीरे रैंकिंग्स को पॉइजन नहीं करती गई। हाइब्रिड रिट्रीवल स्ट्रैटेजी ने सीमैंटिक सर्च और एग्जैक्ट स्ट्रिंग लुकअप के बीच की खाई बंद कर दी और मार्कडाउन को सोर्स ऑफ ट्रूथ बनाए रखने से इंस्पेक्टेबिलिटी बची रही, और यही चीज मेमोरी को सुपरस्टिशन बनने से रोकती है। अभी भी क्या काम बाकी है? काफी कुछ, सच कहूं तो, लेकिन अब सही तरह का काम। हमें बेहतर कॉन्फिडेंस स्कोरिंग चाहिए। कुछ मेमोरीज को इसलिए हायर रैंक मिलनी चाहिए क्योंकि वे क्यूरेटेड फाइल से आई हैं। दूसरी मेमोरीज को डीके होना चाहिए क्योंकि वे वन ऑफ ऑपरेशनल स्टेट्स थी जो 2 हफ्ते पहले सच थीं, अब नहीं। हमें बेहतर डीके पॉलिसी चाहिए। हर फैक्ट हमेशा के लिए रहने लायक नहीं होती। प्रेफरेंसेस को रीइंफोर्समेंट की जरूरत हो सकती है। टेम्परेरी डीबग स्टेट्स शायद एक्सपायर हो जानी चाहिए। स्टेबल आइडेंटिटी फैक्ट्स ज्यादा समय तक टिक सकती हैं। सिस्टम को भूनने की एक अधिक एक्सप्लिसिट स्ट्रैटेजी चाहिए। हमें बेहतर ऑब्जर्वेबिलिटी चाहिए। एक सीरियस मेमोरी सिस्टम आपको यह बतानी चाहिए रिजल्ट कहां से आया, वह कब इंडेक्स हुआ, कौन सा चंक हैश उसे आइडेंटिफाई करता है, वह उस रैंक पर क्यों आया, क्या पास में कॉन्ट्रडिक्टरी मेमोरीज मौजूद हैं। वह एक्सप्लेनेबिलिटी लेयर मायने रखती है क्योंकि मेमोरी पर भरोसा सिर्फ रॉ रिकॉल से नहीं बनता, वह इंस्पेक्टेबल रिकॉल से बनता है। हमें बेहतर मल्टी डिवाइस रेकॉन्सिलिएशन भी चाहिए। अगर एक ही असिस्टेंट वर्कफ्लो में कई मशीन्स शामिल हैं, तो आखिरकार आपको तय करना पड़ता है कि मेमोरी सेंट्रलाइज्ड होगी, सिंक्रोनाइज्ड होगी या पार्शली लोकल रहेगी। हर चॉइस अपनी कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी लेकर आती है। जब सिस्टम काम कर रही होती है तो रियल सर्च रिजल्ट्स कैसी दिखती हैं? वे बोरिंग दिखती हैं और आप यही चाहते हैं। आप पूछते हैं कि लोकल एम्बेडिंग सर्वर क्या है? वह पोर्ट 11435 पर ओपनआई कंपैटिबल एंड पॉइंट वाला चंक लौटाती है। आप पूछते हैं कि सेशन हिस्ट्री कहाँ रहती है? वह लॉसलेस क्लॉ, एसक्यूलाइट और कॉम्पैक्टेड कन्वर्सेशन रिट्रीवल वाला चंक लौटाती है। आप पूछते हैं कि मेमोरी स्टैक क्या इस्तेमाल करती है? वह मेम 0, क्यूड्रांट, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स और फिक्स्ड 384 डायमेंशनल एम्बेडिंग पाथ लौटाती है। कोई फायरवर्क्स नहीं, बस कंटिन्यूटी। चलिए इसे और कॉन्क्रीट बनाते हैं। शेयर्ड फाइल सर्वर किस पोर्ट पर है? जैसी क्वेरी स्टोर्ड मेमोरी को लौटा सकती है जो सही पोर्ट और सर्व डायरेक्टरी पाथ की ओर इशारा करती है। असिस्टेंट को यूजर से पोर्ट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे एग्जैक्ट फाइल नेम की जरूरत नहीं पड़ती। उसे नोट में मौजूद लिटरल फ्रेज की भी जरूरत नहीं पड़ती। वह शेयर्ड फाइल सर्वर के कंसेप्ट से एक्चुअल ऑपरेशनल डिटेल तक ब्रिज कर सकता है। दूसरी क्वेरी जैसे वह सेशन मेमोरी प्लगइन क्या था, लॉसलेस क्लॉ, स्क्लाइट बैक्ड स्टोरेज और समरी एक्सपेंशन वाला चंक रिट्रीव कर सकती है। यूजर को प्लगइन की रोल याद रहती है, पैकेज नेम जरूरी नहीं। सीमैंटिक सर्च यह गैप बंद कर देती है। एक और क्वेरी जैसे लोकल एम्बेडिंग सेटअप फिर क्या है? वह नोट वापस ला सकती है जिसमें ओपनआई कंपैटिबल सर्वर, पोर्ट 11435, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स मॉडल और यह फैक्ट शामिल हो कि एंड पॉइंट खास तौर पर इसलिए मौजूद है ताकि एग्जिस्टिंग टूलिंग स्टैंडर्ड एपीआई शेप में बात कर सके, बिना डेटा को किसी थर्ड पार्टी के पास भेजे। अब इसकी तुलना ग्रेप से कीजिए। अगर आप एग्जैक्ट पोर्ट नंबर से ग्रैब करते हैं तो रिजल्ट तभी मिलेगा जब आपको वह पहले से पता हो। अगर आप शेयर्ड फाइल सर्वर से ग्रैब करते हैं तो नोट में वर्डिंग अलग होने पर शायद कुछ न मिले।
अगर आप सेशन मेमोरी प्लगइन से ग्रैब करते हैं तो कंपैक्शन या एसक्यूलाइट हिस्ट्री की टर्म्स में लिखे नोट में लॉसलेस क्लॉ छूट सकता है। ग्रैब अब भी वैल्यूएबल है। एग्जैक्ट लिटरल्स के लिए यह शानदार है, लेकिन सीमांटिक सर्च वही है जो असिस्टेंट को स्ट्रिंग्स के भीतर से नहीं, मीनिंग के बाहर से काम करने देती है। और यह बोरिंगनेस महत्वपूर्ण है। जब मेमोरी काम करती है तो इंटरैक्शन सूक्ष्म लेकिन मापने योग्य तरीकों से बदलता है। आप हर रिक्वेस्ट की शुरुआत रीओरिएंटेशन से करना बंद कर देते हैं। आप अपना कॉन्टेक्स्ट सूटकेस की तरह ढोना बंद कर देते हैं। आप हर बार फॉर रेफरेंस हियर्स माय सेटअप अगेन से शुरू करना बंद कर देते हैं। असिस्टेंट ब्लैंक टर्मिनल से कम और कंटिन्यूटी वाले टूल से ज्यादा लगने लगती है। एक ट्रस्ट शिफ्ट भी आता है। जब सिस्टम लगातार सही प्रोजेक्ट, सही मशीन, सही प्लगइन, सही पाथ और सही प्रेफरेंस याद करती है तो आप अपनी अटेंशन मेमोरी मैनेजमेंट पर नहीं बल्कि एक्चुअल टास्क पर खर्च करने लगते हैं। यही असली जीत है। बचे हुए सेकंड्स अच्छे हैं, बचा हुआ कॉग्निटिव ओवरहेड उससे भी बड़ा है। अगला फेज पूरी तरह अलग सिस्टम इन्वेंट करना नहीं है। अगला फेज एग्जिस्टिंग सिस्टम को टाइटन करना है। बेटर क्लासिफिकेशन, बेटर रैंकिंग, बेटर डीके, बेटर ट्रेसिंग, बेटर कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग। और मुझे लगता है कि प्रोग्रेस की यही सही शेप है। क्योंकि बेस लेयर काम करने लगे, उसके बाद गेन्स मेमोरी को मोर मैजिकल नहीं, मोर ट्रस्टवर्दी बनाने से आते हैं। चलिए इसे उपयोगी तरीके से बंद करते हैं। अगर आप घर पर इसका एक वर्जन बनाना चाहते हैं तो यह है एग्जैक्ट चेकलिस्ट। पहला, अपनी मेमोरी ऑडिटेबल फाइल्स में रखिए। मार्कडाउन ठीक है। महत्वपूर्ण यह है कि कोई ह्यूमन सोर्स ऑफ ट्रूथ को इंस्पेक्ट और एडिट कर सके। दूसरा, एक लोकल एम्बेडिंग मॉडल चुनिए और डायमेंशन को शुरू में ही लॉक कर दीजिए। हमारे केस में वह मल्टी का मिनी LML 6 cos V1 था, 384 डायमेंशंस के साथ। इसे प्रेफरेंस नहीं, स्कीमा की तरह ट्रीट कीजिए। तीसरा, एक लोकल एम्बेडिंग्स एंड पॉइंट एक्सपोज कीजिए जो OpenAI V1 एम्बेडिंग्स कॉन्ट्रैक्ट से मैच करे। अगर आपका मेमोरी फ्रेमवर्क वही इंटरफेस एक्सपेक्ट करता है तो उसे लोकली मीट कीजिए। डिफ़ॉल्ट रूप से अपना डेटा क्लाउड की ओर रिराउट मत कीजिए। चौथा, एक लोकल वेक्टर स्टोर चलाइए। हमने क्यूड्रांट इस्तेमाल किया। वेक्टर्स लोकल रखिए। रिट्रीवल को बाद में एक्सप्लेन करने के लिए पर्याप्त मेटाडेटा स्टोर कीजिए। पांचवा, एक इंडेक्सर लिखिए जो फाइल्स को चंक्स में बांटे, हर चंक के लिए SHA-256 हैश कंप्यूट करे और जो पहले देखा जा चुका हो उसे स्किप कर दे। डीडप ऑप्शनल नहीं है। छठा, सीमैंटिक रिट्रीवल को लेक्सिकल फॉलबैक के साथ कॉम्बाइन कीजिए। मीनिंग के लिए वेक्टर सर्च, आइडेंटिफायर्स, पोट्स, फाइल नेम्स और लिटरल कमांड्स के लिए एग्जैक्ट सर्च। सातवां, बोरिंग पाथ्स को ऑपरेशनलाइज कीजिए। अगर एम्बेडिंग सर्वर महत्वपूर्ण है तो उसे लॉन्च एजेंट या इक्विवेलेंट सर्विस बनाइए। अगर लॉग्स महत्वपूर्ण हैं तो उन्हें किसी ऑब्वियस जगह रखिए। अगर पाथ्स महत्वपूर्ण हैं तो उन्हें डिटर्मिनिस्टिक बनाइए। आठवां, लॉन्ग टर्म मेमोरी को सेशन मेमोरी से अलग रखिए। इन सेशन कंटिन्यूटी के लिए लॉसलेस क्लॉ जैसी चीज इस्तेमाल कीजिए और सेशंस के पार ड्यूरेबल फैक्ट्स के लिए सीमैंटिक मेमोरी लेयर इस्तेमाल कीजिए। नौवां, ऑब्जर्वेबिलिटी जोड़िए। सोर्स पाथ, चंक हैश, टाइम स्टैम्प, क्लासिफिकेशन और इतना रिट्रीवल ट्रेस डेटा स्टोर कीजिए कि आप इस सवाल का जवाब दे सकें, असिस्टेंट ने इस पर विश्वास क्यों किया? और 10वां, तय कीजिए कि क्या भुलाया जाना चाहिए। ऐसा मेमोरी सिस्टम जो सिर्फ अक्यूमुलेट करती जाए, अंततः कोसाइन सिमिलैरिटी वाला एक लैंडफिल बन जाती है। और उस आखिरी पॉइंट पर एक सेकंड ठहरना चाहिए,
क्योंकि बिल्डर्स रिटेंशन को प्यार करते हैं और डिलीशन को आम तौर पर कम बनाते हैं। सिस्टम को टेम्पररी डीबग पोर्ट, वन ऑफ मशीन स्टेट और स्टेबल पर्सनल प्रेफरेंस को हमेशा के लिए बराबर दर्जे के नागरिकों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ हिस्ट्री है, कुछ नॉइज है। अगर आप यह डिस्टिंक्शन मॉडल नहीं करते तो स्टोरेज फुटप्रिंट बढ़ते हुए भी मेमोरी क्वालिटी गिरती जाती है। इसलिए आर्किटेक्चर बसवर्ड्स से ज्यादा मायने रखती है। एम्बेडिंग्स उपयोगी हैं, वेक्टर डेटाबेसेस उपयोगी हैं, लेकिन असली क्वालिटी उनके चारों ओर की ऑपरेशनल रूल्स से आती है। क्या चंक किया जाता है, क्या क्लासिफाई किया जाता है, क्या डिड्यूप्लिकेट किया जाता है, क्या रिटेन किया जाता है, क्या एक्सपायर किया जाता है, और असिस्टेंट कुछ सस्पिशियसली कॉन्फिडेंट कहे तो ह्यूमन क्या इंस्पेक्ट कर सकता है। और मैं अंत में ऑल्टरनेटिव्स पर वापस आना चाहता हूं, क्योंकि यही सिस्टम के वैल्यूज दिखाई देते हैं। हमने मेम 0 क्लाउड नहीं चुना क्योंकि मेमोरी हमारी रहनी चाहिए, किसी होस्टेड एब्स्ट्रैक्शन लेयर के जरिए किराए पर ली हुई नहीं। हमने ओपनएआई एम्बेडिंग्स नहीं चुनी क्योंकि प्राइवेट मेमोरी का मतलब हर चंक ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को किसी और के सर्वर्स पर भेजना नहीं होना चाहिए। हमने इस बिल्ड में लैंसडीबी नहीं चुना क्योंकि जिस इंटीग्रेशन सरफेस की हमें जरूरत थी वह उस मेम 0 वर्जन में मौजूद ही नहीं थी जिसे हम वास्तव में इस्तेमाल कर रहे थे। हम सिर्फ एक जायंट memory.md पर नहीं रुके क्योंकि इंस्पेक्टेबल टेक्स्ट अकेले सीमेंटिक रिकॉल नहीं देती। हर रिजेक्शन ने फाइनल स्टैक की शेप को साफ किया। क्लाउड मेमोरी बहुत डिपेंडेंट थी, होस्टेड एम्बेडिंग्स बहुत पोरस थी, अनअवेलेबल प्रोवाइडर बहुत हाइपोथेटिकल थी, प्लेन टेक्स्ट अकेली बहुत लिटरल थी। इन कंस्ट्रेंट्स के बाद जो बचा वह मुझे सही तरह की प्रैग्मैटिक सिस्टम लगता है। लोकल फाइल्स, लोकल वेक्टर्स, लोकल एम्बेडिंग्स, स्टैंडर्ड एपीआई सरफेस, रीबिल्डेबल इंडेक्स और कॉन्वर्सेशंस के लिए अलग सेशन मेमोरी लेयर जो वरना कंपैक्शन में गायब हो जाती। अगर आप इस एपिसोड से सिर्फ एक प्रैक्टिकल कमांड पैटर्न लेकर जाए तो इसे ले जाइए, और अगर आप सिर्फ एक आर्किटेक्चरल रूल लेकर जाए तो इसे ले जाइए। सोर्स को इंस्पेक्टेबल रखो, रिट्रीवल को लोकल रखो और वेक्टर ज्योमेट्री को कंसिस्टेंट रखो। यह रूल आपको चौंका देने वाली संख्या में अवॉइडेबल प्रॉब्लम्स से बचाएगा। व्यापक पॉइंट यह नहीं है कि हर असिस्टेंट को जायंट मेमोरी सबसिस्टम चाहिए। पॉइंट यह है कि अगर आपको रियल कंटिन्यूटी चाहिए तो उसके लिए एक्सप्लिसिटली बिल्ड करना पड़ता है। स्टेटलेस एआई को डेमो करना आसान है, स्टेटफुल एआई पर ट्रस्ट करना कठिन है। काम उस गैप को बंद करने में है। और उत्साहजनक बात यह है कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा बहुत समझ में आने वाले पाथ से किया जा सकता है। फाइल्स, हैशेस, एम्बेडिंग्स, वेक्टर स्टोर और ऐसी रिट्रीवल पाथ जिसे आप इंस्पेक्ट कर सकें। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह सिस्टम्स इंजीनियरिंग है। तो अगर आपका असिस्टेंट बार बार भूलता रहता है कि आप कौन हैं, तो बस शिकायत मत कीजिए। उसे ऐसी मेमोरी आर्किटेक्चर दीजिए जो सच में इस नाम की हकदार हो। लिंक्स, कोड और रेफरेंसेस शो नोट्स में जाएंगे। मेम 0 ओएसएस, क्यूड्रांट, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स, लोकल एम्बेडिंग्स एंड पॉइंट पैटर्न और ओपन क्लॉ सेशन मेमोरी के लिए लॉसलेस क्लॉ को देखिए। मैं नौबा हूं। यह था ओपन क्लॉ डेली। पहले उपयोगी चीज बनाइए, फिर उसे एलिगेंट बनाइए।